हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है चियांग काई शेक की उपलब्धियों का वर्णन करें। चियांग काई शेक का जन्म चिकियांग प्रांत में फेंगुल जिला में चिको नामक ग्राम में 1887 ईस्वी में हुआ था। यह मध्यम वर्ग का व्यक्ति था। हिटलर, स्टालिन और कमाल पाशा की माताओं की तरह उसकी माता भी एक महत्वपूर्ण महिला थी। वह बाल्यावस्था से ही एक ऑफिसर बनने का स्वप्न देखा करता था। इसी दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह जापान चला गया। इस समय उसकी उम्र 19 साल की थी, पर वहाँ के स्कूल में प्रवेश पाना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि इसके लिए उसे अपने देश की सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक थी। विवश होकर इसे पुनः चीन वापस लौटना पड़ा। यहाँ वह पायोतिंग के सैनिक स्कूल में अध्ययन करने लगा। इस स्कूल की शिक्षा समाप्त कर वह पुनः जापान चला गया। इस बार जापान के मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में नाम लिखाने में उसे सफलता मिली। जापान की सेना में शामिल होकर उसे कुछ कार्य करने का अवसर भी मिला। यहीं डॉक्टर सेन से उनकी पहली भेंट हुई, जिसके चलते उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। जिस समय 1909 ईस्वी डॉक्टर सेन से उसकी भेंट हुई, उस समय वह 22 वर्ष का था। इसी समय जब डॉक्टर सेन जेल में बंद कर दिए गए, तब वह डॉक्टर सेन के जीवन से और भी प्रभावित हुए और राष्ट्रीयता तथा देश के बारे में सोच सोचकर बेचैन होने लगा। 2 वर्षों तक वह किसी प्रकार जापान में रह सका। जब डॉक्टर सेन ने जापान में तुंगमेंग नामक दल का संगठन किया, तब वह भी इसका सदस्य बन गया। 1911 ईस्वी में जब मंचू सरकार के विरुद्ध चीन में राज्य क्रांति हुई, तब वह जापान से चीन वापस आ गया। डॉक्टर सेन की नीति से प्रभावित होकर वह चीन की क्रांति को आगे बढ़ाना चाहता था। इसलिए भावुकतावश एक दिन उसने अपनी तलवार और पोशाक मेल ट्रेन से जापान भेज दी, क्योंकि ये दोनों चीजें उसे जापान की सेना के विभाग से ही मिली हुई थी। अब वह चीन की सेवा में पूर्णतः लग गया। 5 वर्षों तक चियांग काई शेक चीन के छोटे छोटे घरेलू युद्धों में लगा रहा और क्रांति को जानदार बनाता रहा। एक बार उसकी रेजिमेंट ने डॉक्टर सेन के प्राण की रक्षा की। अब लोग उसे एक कुशल ऑफिसर रेजिमेंट में जानने लगे। लेकिन अचानक 1916 ईस्वी में उसने सेना से अपने को पृथक कर लिया और व्यापार करना प्रारंभ किया। उसका विचार परिवर्तित हुआ और तब वह सोचने लगा कि वह सफल राजनीतिक नेता होने के लिए धन का होना आवश्यक है। यही कारण था कि व्यापार प्रारंभ कर उसने अधिक से अधिक पैसा अर्जन करने का प्रयास किया। पर चियांग काई शेक एक जन्मजात राजनीतिक था। रोजगारों में इसका मन नहीं लगा और 1921 ईस्वी में उसने पुनः सैनिक जीवन प्रारंभ करके राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। वह क्रांतिकारी विचार का पोषक था। एक बार उसने डॉक्टर सेन से बातचीत करते हुए 56 दिन युद्ध पोत पर ही व्यतीत कर दिया। 1926 ईस्वी में डॉक्टर सेन ने चियांग काई शेक को मॉस्को भेज दिया, जहां उसने ऑफिसर बनकर सभी पुरुष के अनुचित संबंधों से संबंधित 6 महीनों तक कार्य किया। चीन को क्रांति के संबंधों में उसने ही रूस को पहला परिचय दिया। इन लोगों के साथ उसने भी रूस के नेता ट्रॉट्स्की को देखा, जिससे वह काफी प्रभावित हुआ। ट्रॉट्स्की के निकट संपर्क में आकर उसने अनेक लाभ प्राप्त किए, जिसकी चर्चा चियांग काई शेक ने अपने जीवन चरित्र में इस प्रकार किया है। धैर्य और तीव्रता किसी भी क्रांतिकारी दल के 2 आवश्यक तत्व हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे वर्ष चियांग काई शेक चीन वापस आ गया। इस बार वह कैंटन स्थित बाइपोआ के मिलिट्री एकेडमी का प्रिंसिपल बना। इसके परामर्शदाताओं में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति ब्लूचर था, जो रूस का नागरिक था। 1925 ईस्वी में वह
कुओमिंतांग दल को अस्थायी समिति का सदस्य बना। 1926 ईस्वी में जब डॉक्टर सेन की मृत्यु हो गई तब वह राष्ट्रीय सेना का सेनापति नियुक्त हुआ। अब उसके सामने एक ही समस्या थी, चीन में राष्ट्रीय एकता को कायम करना, और इसके लिए सेना लेकर वह उत्तरी चीन के सूबेदारों को दबाने चल पड़ा, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। राष्ट्रीय एकता का संस्थापन। राष्ट्रीय एकता की स्थापना का कार्य वह कठिन नहीं समझता था। एक बार उसने व्यक्त भी किया था कि चीन को स्वतंत्र करो या कठिन नहीं है, 1-2-3 वर्षों में यह स्वतंत्र होगा। अतः सेनापति का पद संभालते ही उसने दक्षिण चीन के स्थान से उत्तरी चीन की ओर प्रस्थान किया और इस क्षेत्र के इलाकों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की योजना रूस के सैनिक सलाहकार जनरल ब्लूचर ने तैयार की थी। इस आक्रमण में चियांग काई शेक को सफलता मिलने लगी। इस सफलता का असल कारण था कि चीन में इन दिनों पतन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे तथा भ्रष्टाचार फैल रहा था और यहाँ की जनता इससे दुखी थी। अतः लोगों ने चियांग काई शेक को सहायता की जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके, चीन का पतन नहीं हो। उसके अतिरिक्त विभिन्न सूबेदारों में पारस्परिक मतभेद रहने के कारण भी उसे अपने विजय कार्य में सफलता मिली। चियांग काई शेक की सेना ने अक्टूबर 1926 ईस्वी में वुचांग प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। फरवरी 1927 ईस्वी को हेको भी इसके कब्जे में आ गया। अब इसकी सेनाओं ने संघाई और नानकिंग पर जोरदार आक्रमण कर दिया। मार्च 1927 ईस्वी में इन दोनों नगरों पर कैंटन सरकार की सेना ने अधिकार कर लिया। कम्युनिस्टों ने, जिसमें रूस से शिक्षा ग्रहण कर चीन लौटे हुए चीनी छात्र भी थे, विदेशियों पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में ये साम्यवादी कुओमिंतांग दल के ही साथ थे, पर बाद में विरोध बढ़ जाने के कारण अपने आप को पृथक कर लिए थे। इनके द्वारा विदेशियों पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण अनेक विदेशी अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इसी समय नानकिंग पर भी चियांग काई शेक की सेना का अधिकार हो गया था। जब नानकिंग पर उनका अधिकार हो गया तब विदेशी राज्यों ने उससे यह मांग की कि जिन कम्युनिस्टों ने उन पर हमले किए हैं उन्हें दंड दिया जाए। चियांग काई शेक कम्युनिस्टों से घृणा करता था, फिर भी विदेशियों की इस मांग से उसके समक्ष एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसने यह वचन दिया कि साम्यवादियों को अपने नियंत्रण तथा वश में रखने के लिए वह अंतिम दम तक प्रयास करेगा। इसी समय से चियांग काई शेक और साम्यवादियों के बीच मतभेद की खाई बन गई। नानकिंग पर अधिकार होते ही चियांग काई शेक ने कैंटन छोड़कर उसे ही अपनी राजधानी बना ली। अब नानकिंग से ही उसने हेको तथा उसके समीपवर्ती भूभागों में रहने वाले साम्यवादियों का दमन करना प्रारंभ किया। अनेक साम्यवादी कैद कर लिए गए, जिनमें छात्रों की संख्या अधिक थी। रूसी साम्यवादी को चीन में लोगों को उसका कर कम्युनिज्म का प्रचार करते थे चीन छोड़ देने के लिए बाध्य किया गया। तत्काल साम्यवादी का दमन करने के बाद उसने राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए पुनः विजय कार्य प्रारंभ किया और 1928 ईस्वी में पीकिंग की ओर बढ़ा। इस समय पीकिंग पर मंचूरियों का तुचुन चांगतोलिन का अधिकार था और केंद्रीय सरकार का वह संचालन कर रहा था। चियांग काई शेक से वह हार गया और पीकिंग पर कुओमिंतांग सेना का कब्जा हो गया। अपनी सेना लेकर चांगतोलिन मंचूरिया की ओर कूच कर दिया, पर राजधानी पहुंचने के पूर्व ही मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। चियांग काई शेक ने मंचूरिया पर आक्रमण करने की योजना बना डाली, पर इस समय दक्षिण मंचूरिया जापान के अधिकार में था, अतः जापान से उनकी मुठभेड़ हो सकती थी और राष्ट्रीय एकता कायम करने का कार्य अधूरा रह सकता था। इसीलिए मंचूरिया पर आक्रमण करने का विचार उसने छोड़ दिया, पर वहां के नए सूबेदार चियांग हसुए लियांग, जो यांगसोलिन का पुत्र था, से समझौता कर लिया। रूस से मंचूरिया में भी उसका प्रभाव कायम हो गया। इस प्रकार 1928 ईस्वी तक चियांग काई शेक ने
विभिन्न भूभागों को जोड़कर और नानकिंग में अपनी सरकार कायम कर राष्ट्रीय एकता का कार्य पूरा कर लिया, पर अभी भी कुछ तुच्छ उसका विरोध करते थे, जिनके साथ उसने आगे चलकर युद्ध किया। पर 10 वर्षों के लिए चीन में इसके बाद ही घरेलू युद्ध प्रारंभ हो गया और सिपा सलारों तथा साम्यवादियों से वह परेशान हो गया। साम्यवादियों ने कियांगसी, अनहुई, फुकियन वगैरह प्रांतों पर अपने प्रभाव 1930 से 1933 तक कायम कर लिया था और कुछ समय के लिए हुनान की राजधानी पर भी उसका कब्जा हो गया था। उसके साथ आगे चलकर चियांग काई शेक ने 10 वर्षों तक घरेलू युद्ध किया, जिसके चलते 1928 ईस्वी तक जीते गए प्रांतों को खो भी गया, विजय प्राप्त कर भी इसे दूर फेंक दिया। फिर भी तत्काल में चियांग काई शेक को सफलता मिली और नानकिंग में सरकार कायम कर चीन में आंतरिक उन्नति लाने का प्रयास करने लगी। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।